नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य, जो नदी घाटी जो परियोजना है उनके विकास के क्या क्या उद्देश्य है, अपन ये नदी घाटी क्यों बनाई जाती है। पहला यानी प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण रहता है बाढ़ का नियंत्रण। जिस क्षेत्र में नदी, जहां पर जैसे कि गंगा नदी चलती है, कोसी नदी चलती है, अपने सोन नदी चलती है, इन नदियों के जहां जैसे बरसात के रूप में यानी कि बारिश के टाइम में ये नदियां बहुत अपने चरम सीमा पर सबसे सर्वाधिक पानी इसमें उस टाइम लेके जाती है, क्योंकि वर्षा द्वारा जो धरातल पर सतही पर पानी आता है वही पानी नदियों के माध्यम से वापस समुद्र में जाता है, वापस महासागरों में जाता है। और जब ये मतलब नदियों में, नदियों के अफवाह यानी कि बाहर क्षेत्र से भी ज्यादा पानी आ जाता है, अफवाह क्षेत्र में पानी ज्यादा आ जाता है, तब वो बाढ़ का रूप धारण कर लेती है और अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। तब अपने जो मानवीय जीवन प्रभावित होते हैं और जो उसके आसपास में रहने वाले क्षेत्र हैं वो डूब डूब जाते हैं और वो डूब क्षेत्र कहलाता है। तो नदी घाटी परियोजना के विकास का पहला उद्देश्य है बाढ़ पर नियंत्रण करना। दूसरा है मृदा अपरदन पर रोक। मृदा अपरदन क्या होती है, यानी कि जब बाढ़ आती है, जो जो उसकी नदी के किनारों पर जो जमीनें होती है, जो मैदान होते हैं, वो कटाव हो जाता है, उसमें वो पानी के साथ पानी उसको काट लेता है और काटने के साथ जहाँ की मृदा आसपास की वो अपने साथ लेके जाती है, वो मृदा अपरदन, और जो वहां की मृदा है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाती है, ये मृदा का अपरदन होता है। तीसरा इसका उद्देश्य है पेयजल एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, यानी कि पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए ये जल की आपूर्ति की जाती है। विद्युत उत्पादन, उद्योगों के लिए जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जल कृषि और पर्यटन इत्यादि के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया जाता है और यह नदी घाटी विकास के उद्देश्य है। आगे अपन क्वेश्चन में भी देखेंगे, यानी कि आगे प्रश्नों भी देखेंगे, ये कि आपका जैसे कि आपके एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन आएगा, नदी घाटी परियोजनाओं के विकास के उद्देश्य बताइए, क्या क्या उद्देश्य है। तब आपको ये देखना है कि बाढ़ का नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकना, पेयजल सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन आदि, इन सब के लिए एक इन सब के विकास के लिए ही नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है और यही नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य है। अब मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे तरीके से समझ के इसको पढ़ रहे होंगे। आगे अपन देखते हैं वही इसी इसी टॉपिक को कि नदी और क्या क्या इसके उद्देश्य हो सकते हैं। नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। आप गांव की अर्थव्यवस्था मूलतः नदी के किनारों पर ही, गांव मूलतः आपने देखे होंगे, यानी कि महत्वपूर्ण गांव, जो बड़े बड़े गांव है वो सब नदी के किनारे पर ही बचे होंगे। और नदी के किनारे इसलिए बचते थे क्योंकि उनको नदी के माध्यम से एकदम सरल रूप से पानी मिल सकता है, इसलिए वो नदी के किनारे बचते हैं। आप देखें कि औद्योगिकरण, यानी कि जब बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, लोगों ने वहां जाके बचना स्टार्ट किया, बड़े बड़े नगर बन गए, तो वहां पर और उन लोगों के जो मूलभूत जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, उनके निर्माण के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। और उन उद्योगों को चलाने के लिए जल की महत्वपूर्ण, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ नदी घाटी परियोजना के माध्यम से, नहरों के माध्यम से उन उद्योगों तक पानी पहुंचाया जाता है। नगरीय व्यवस्था को समन्वित रूप से विकसित करने के लिए तथा भारत में अनेक नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ। साथ ही साथ जैसे कि देखते हैं कौन कौन सी हुई, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्ण रेखा, सोन नदी, जैसे कि सोन परियोजना, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि सोन नदी कहाँ पर, बिहार में जो चलती है। अनेक परियोजनाएं भारत में बहुआयामी विकास में सहायक हो रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ साथ देखते हैं कि इन परियोजनाओं के साथ आप देखोगे कि जब बहुत बड़े लेवल पर इन जल का एक भंडारण किया जाता है, तो उसके आसपास की जो भूमि है वो डूब जाती है। और उस भूमि के अंदर, जिसकी वो जो डूबी हुई भूमि है, उसके अंदर कृषि भी आती है, कहीं गांवों के एरिया भी आता है, कहीं वन भी आते हैं। तब कहीं कहीं पर लोग इसका इसके दुष्परिणाम ही अपन को भुगतने पड़ते हैं। जो मानव जितना विकास करता है, अपन जितने विकास करते हैं, तो उसके कुछ कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, वो अपन को ही भुगतने पड़ते हैं। तो उसमें कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं वो अपन इसी में आगे देखेंगे।
तो एक नदी परियोजना थी नर्मदा नदी परियोजना, और नर्मदा नदी परियोजना ये गुजरात में चलती है, गुजरात में चलाई गई। तो वहां के लोगों ने इसका विरोध करा। विरोध करने का कारण क्या था वो अपन देखते हैं। नर्मदा बांध बांध लगाने से नदी की प्राकृतिक प्रवाह में अवरुद्ध होगा, यानी कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था वो मुख्यतः गुजरात में चला था। और गुजरात में क्यों चला था और लोगों की मेन मुख्य उनकी मांग ये थी कि ये प्राकृतिक प्रवाह, यानी कि नर्मदा नदी का जो प्राकृतिक प्रवाह है, जो अपना रास्ता है, उसके अंदर आप रोकोगे उसको, तो जब प्राकृतिक प्रवाह में आप अवरुद्ध करोगे तो यह एक आसपास के इलाके को, एक जिस बांध के जो आसपास का जो इलाका होगा वो डूब जाएगा। और जहां उस डूब क्षेत्र में जैसे कि कृषि क्षेत्र भी आएगा और साथ ही साथ जो आसपास का वन भी आएगा। इस कारण से लोगों ने वहां पर विरोध करना स्टार्ट करा, और विरोध में ये कहना स्टार्ट करा कि यहाँ विरोध में ये कहना उन्होंने शुरू करा कि यहाँ पर ये नर्मदा नदी जो परियोजना है वो पर यहाँ पर जो नर्मदा नदी पर जो बांध बनने जा रहा था सरदार सरोवर, वो बांध नहीं बनना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, जिससे तल पर अवसादीकरण तेज होगा, यानी कि जहाँ पर जहाँ बांध बनेगा और जो बांध के जो जिस क्षेत्र में पानी का भराव होगा वहां पर अवसाद, यानी जो नदी अपने साथ अवसाद लाती है वो तेज होगा, उसकी तलछटी में जमा होगा और जलीय जीवों के साथ भोजन एवं प्रजनन एवं स्वच्छता एवं विचरण की समस्याएं उत्पन्न होगी। साथ ही साथ बाढ़ जैसी विभीषिका भी उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि जहां बांध बनेगा और बांध बनने के साथ साथ कुछ समस्याएं भी साथ उत्पन्न होती है, यानी कि बांध फूटने के भी कई बड़े चांसेस रहते हैं कि वो बांध फूट गया तो वो पूरा जो पानी एकदम ऊपर होके आएगा, तो वो पूरे आसपास के जो इसके आसपास जितना भी जो एरिया आएगा उसके ऊपर उसमें अगर पानी वो बहेगा तो वहां पर बाढ़ उत्पन्न होने की भी संभावना रहती है। यानी कि बाढ़ ग्रस्त मैदानों की जो वनस्पति मृदाएं प्लावित होकर अपघटित हो जाएगी, और उस बाढ़ के कारण जो आसपास के जो मैदान है, आसपास की जो वनस्पति है, आसपास की जो मृदा है, वो भी अपरदित होकर उसके साथ चली जाएगी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी यानी कि एनजीओ है जो स्थानीय लोगों, किसानों और पर्यावरणविदों, जो पर्यावरण को रक्षा करने वाले जो पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध के विरोध में प्रेरित करता है। यह आंदोलन गुजरात में मुख्य रूप से गुजरात में चला था, और इनके जो कार्यकर्ता थे, इनके जो इस आंदोलन को जो एक ऊपर यानी कि ऊपरी स्थित यानी कि ऊपर लाने वाले उसके आसपास वाले लोग, स्थानीय लोग, किसान, पर्यावरणविद और वहां के कार्यकर्ता थे। और नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसको रोकने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा था। साथ ही साथ अपन देखेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। भूकंप की संभावना इसलिए बढ़ जाती है कि जहां पर बहुउद्देशीय परियोजना, इट मींस वहां पर बांध बनाया जाएगा और बहुत बड़ा बांध बनाया जाएगा वहां पर, यानी कि उस बांध के पीछे जो जल भरा होगा ना, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में जल का भरण होगा वहां पर। और जब जल भरण होगा तो पृथ्वी पर जहां पर यानी कि सतही पर इतना ही बड़ा भार आएगा, और वैज्ञानिकों ने भूगोलवेताओं का कहना है कि जहां पर सबसे नए बांध बनने के कारण ही भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इतनी ही नहीं, बाढ़ से जल प्रदूषण, जल जनित बीमारियां, फसलों में रोगाणु जनित बीमारियां का भी भारी संक्रमण हो जाता है, संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो नुकसान है, जो अपन कहेंगे यही बहुउद्देशीय परियोजना के नुकसान है। इस कारण उस नर्मदा बचाओ आंदोलन का विरोध किया जा रहा था, यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन किया जा रहा था, और नर्मदा नदी के जो सरदार सरोवर बांध बन रहा था उसके विरुद्ध में ये आंदोलन किया जा रहा था। फिर आता है जल संकट। आगे अपन देखेंगे जल, इसके पीछे वाला मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके आगे अपन अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो जल संकट। मित्रों अपन देखते हैं कि जल का एक जल अपने पृथ्वी पर मैंने कहा 71% उपलब्ध है, पर जो पीने योग्य जल है वो मात्र 2% के आसपास ही जल है। और उसी 2% जल का अपन इस तरह दोहन करते हैं, और इस तरह उसका दोहन करते हैं कि वह जल धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है।
जैसे कि आपने देखा प्रति व्यक्ति 1300 आ रहा था, इसी तरह वो कम हो रहा है। तो अब जैसे जहां पर आप देखोगे कि जल का संकट मंडरा रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आने वाले 2025 तक आप देखोगे कि जल इतना कम हो जाएगा। कुछ बाकी देशों में जहां पर जल की बहुत कमी है, वो देश जल को आयात करेंगे। जैसे अपन डीजल, पेट्रोल, ऑयल का आयात करते हैं, इसी प्रकार जल का आयात स्टार्ट होगा। ये भी दिन दूर नहीं, अपने को ये भी दिन देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से अपन जल का एक दोहन कर रहे हैं। कोई उपयोग नहीं, आपको देखोगे आप किस तरह से अपन आप दोहन कर रहे हैं। जिस तरह के इस आप पिक्चर में देखोगे, इस आप पिक में देखो, इस आप फोटो में, आप चित्र में देखोगे कि लोग पानी के लिए कितने घंटों वेट कर रहे हैं। एक इसमें भी देखोगे एक टैंकर आया और उस टैंकर में कितने लोग आके उसके चारों ओर खड़े हो गए, ऊपर चढ़ गए, किस तरह से पानी को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एन कैन प्रकार में पानी मिल जाए। तो जैसे भी आप देख रहे हो, और आपने आसपास, आपके आसपास के एरिया में, आपके घरों के आसपास में आपने ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों के दिनों में पानी के संकट को देखा होगा। जब पानी एक दिन भी अपने घर पे नहीं आता है, एक दिन नल नहीं आता है, तो अपनी हालत कैसे होती है वो आपने देखा होगा। तो यह जल संकट, अब आप देखिए कि कहीं कहीं इस धरातल पर अपने ही देश में ऐसी ऐसी जगह है जहां पर महीनों महीनों तक पानी नहीं पहुंचता है। वहां पर पानी तो है ही नहीं क्योंकि मरुस्थल है। और अदरवाइज दूसरा पानी जो बारिश बारिश का जो पानी आता है वो 4 महीने तक चलता है, उसके बाद में जो ग्रीष्मकालीन आते थे सारा पानी खत्म हो जाता है। तब सरकारों द्वारा इस तरह की टैंकर भर के या नलकूपों द्वारा वहां तक पानी पहुंचाया जाता है। पर जब आप कल्पना करिए कि उस जगह पर एक दिन पानी जब नहीं आता है, यहाँ पर 2 या 3 दिन तक पानी डिले हो जाता है, तो उनकी क्या हालत होती होगी वो आप कल्पना कीजिएगा। क्योंकि आप अपन सब इस दौर से गुजरते हैं, एक दिन अपने आप ही पानी नहीं आता है तो अपन क्या क्या अपने हालत होते हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, जल संकट में अपन क्या क्या पढ़ते हैं इसमें देखिएगा। जल की अनुपलब्धता, अनुपलब्धता जल संकट के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का विशाल जल सागर होने और पुनः नवीनीकरण होने के बावजूद दुर्लभता एक जटिल समस्या है, यानी कि जल का न होना एक जटिल समस्या है। जल जल के भाव को उत्पन्न होते मानस अटल को, जिसके मानस अटल पर सूखाग्रस्त, अनावृष्टि यानी कि बारिश का नहीं होना, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपस्थित होने लगता है। हम वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता, समय और स्थान की विभिन्नता से इनकार नहीं कर सकते। यानी कि वार्षिक वर्षा का जो वितरण है वो, और मौसमी परिवर्तन, जैसे कि इस बार बारिश अच्छी हुई, अगले साल वापस कम हुई, तो वहां पर जल की वापस कमी, अपन कमी को झेलेंगे, यानी कि कमी होगी वहां पर। और साथ ही साथ प्राय जल की कमी, इसके अतिशोषण, अति उपयोग, समाज में विभिन्न वर्गों में असमान वितरण से उत्पन्न होती है। यानी कि जल का संकट जो मैंने पहले ही कहा था, उसका अति शोषण, यानी अपन इस तरह उसका शोषण करते हैं, इस तरह अपन दोहन करते हैं, इस तरह से उपयोग करते हैं अपन कि आने वाले टाइम में देखेंगे भी नहीं कि कल पानी नहीं आया तो क्या होगा, यानी कि आने वाले समय में जब पानी नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा। इस तरह अपन जल को एक बर्बाद करते जा रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा रूप में उपयोग करते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में अपन जल का एक असमान वितरण को देखते हैं। आप जानते होंगे किसी क्षेत्र में प्रचुर जल उपलब्ध है के बावजूद भी जल दुर्लभता व्याप्त हो रहा है, यानी कि जल वहां पर बिल्कुल कम पाया जा रहा है। हम आप आगे देखेंगे हमारे कई शहर इनके उदाहरण हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण भी जल दुर्लभता का परिणाम है। और जलाधिक्य से न केवल जल को घरेलू उपयोग बढ़ता है, बल्कि अधिक अनाज उत्पादन हेतु जल संसाधन का अति शोषण कर सिंचित भूमि में भी एक अभिवृद्धि की जाती है, और जिससे शुष्क ऋतु में कृषि कृषि की जा सके। आप इससे आप ये समझे कि जब जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी, जितनी जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे, उनकी मांग भी अधिक होगी। और जब मांग अधिक होगी तो जल की भी मांग अधिक होगी, और जब जल की मांग अधिक होगी तो कहीं ना कहीं तो जल कम होना ही है। जब जल कम होगा तो वहां पर एक जल का संकट उत्पन्न होगा, एक जल के लिए एक बहुत बुरी तरह से मारामारी उत्पन्न होगी। जिस तरह से आप इन सब में देख रहे हैं
कि जल का किस तरह अपन शोषण कर रहे हैं और जल की कमी को किस तरह लोग ये झेल रहे हैं। इस आप इससे देख सकते हैं कि लोग जल के लिए, एक पानी के लिए लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं और किस तरह से ऊपर गिर गिर के जल लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिएगा। जल संकट, फिर इसी में आगे अपन देखते हैं कि जल का उपयोग क्या होता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। जब भारत अपना आजाद हुआ 1947 के बाद, एक भारत में एक क्रांति सी आ गई, उद्योगों की एक क्रांति सी आ गई और साथ ही साथ नगरों की भी एक क्रांति, जैसे नगरीकरण इतने जल्दी से बढ़ने लगे क्योंकि अपने पास भारत में जनसंख्या भी ज्यादा है, विश्व के दूसरे नंबर पर अपन चीन के बाद दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो ज्यादा जनसंख्या होने के कारण उद्योगों की अधिक मांग बढ़ी, वस्तुओं की अधिक मांग बढ़ी, इसलिए उद्योगों में वृद्धि होगी और उसी कारण से नगरों में वृद्धि होने के कारण लोगों ने गांवों से जो गांवों से नगरों की ओर पलायन करना स्टार्ट किया, तो नगरीकरण में भी वृद्धि होगी। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी अपने पैर जमाने के लिए उद्योगों की वजह से मृदु जल पर दबाव पड़ा। मृदु जल का नंबर ये है कि जो एकदम शुद्ध जल है, जो पीने योग्य जल है, यानी कि जो कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अपने उपयोग के लिए, जो उद्योग है जो अपने उपयोग के लिए कौन सा जल लेंगे, साफ जल लेंगे, और साफ जल लेंगे तब उसी जल पर सबसे ज्यादा दबाव दबाव पड़ने का मतलब उस जल की कमी को अपन झेलेंगे। उसकी ऑलरेडी मात्रा उसकी कम है, पहले से उसकी मात्रा कम है और ज्यादा मांग होने की वजह से वहां पर उपयोग ज्यादा होगा। इन उद्योगों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनकी अधिकांश जल पूर्ति विद्युत द्वारा होती है और उद्योगों के संचालन के लिए विद्युत की आपूर्ति जल से होती है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहर जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकताओं में त्वरित वृद्धि हुई, जहां नलकूप लगाकर जलापूर्ति के लिए अंधाधुंध शोषण हो रहा है। लोगों के जो मानव के लिए जो जल की जो आपूर्ति, यानी जल के लिए आपूर्ति करने के लिए नलकूप बने के, जो कुएं खोद करके, जो ट्यूबवेल लगा करके जो जल, जो भूमिगत जल है उसका दोहन किया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है और अंधाधुंध तरीके से निकाला जा रहा है। गति जल भंडारण की जो गति है दिनों दिन घटती जा रही है, यानी कि जो जमीन के जो भूमिगत जल है वो दिनों दिन घटता जा रहा है, जो भूम जल का जो स्तर है वो दिनों दिन घटता जा रहा है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक और कृषि प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में मिल जाने से जल की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है, जो मानव के लिए अति नुकसानदेह है। आप देखेंगे कि जो उद्योगों का जैसे जैसे हुआ, उद्योगों का उद्योगों का जैसे जैसे वृद्धि हुई, नगरों में जैसे जैसे विकास हुआ, नगरों की जैसे जैसे बढ़ी, उसी के साथ साथ अपन ने इतना ही प्रदूषण फैलाना स्टार्ट करा। जैसे कि आपको पता है, जो उद्योगों का वृद्धि और उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो इस नालों के माध्यम से अपन नदी में छोड़ देते हैं, और जो नदी का जो पानी, जो शुद्ध पानी था, वो भी साथ ही साथ दूषित कर दिया। और दूसरा उसी के साथ जो रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कि अपन कृषि में जो उपयोग लेते हैं, जो खेतियों में जो अपन कृषि करते हैं किसान, उसी में भी ये जो रसायन, तरह तरह के रसायन उपयोग लेते हैं और वही रसायन जो भूमि के अंदर जाते हैं तो वही साथ साथ इसको नुकसान करते हैं। जैसे कि कीटनाशक हैं, जो कृषि में उपयोग होने वाले जो उर्वरक हैं, जो जल के साथ जो मिलते हैं, तो जल की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित होती है और वो दूषित जल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, दो जो नन्हे से बच्चे हैं, जो शायद आप ही के उम्र के हैं, और जो बच्चे एक पाइपलाइन के ऊपर बैठ के नाले से पानी लेकर के किस तरह उसको चान करके जो पीने की कोशिश कर रहे हैं और जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे यहाँ। और यहाँ पर जिस तरह से अपन उद्योगों के कारण जो अपने द्वारा, जो मानव द्वारा किस तरह से कचरा फैलाया जाता है, इस नदी के जो सारा जो यहाँ पर आसपास जो इलाका है वो सारा इस कचरे की वजह से सारा दूषित हो गया है। यहाँ पर भी देखेंगे आप, इस नल में जो इस नालों में देखेंगे, जो सारा उद्योग, बड़े बड़े उद्योगों से जो नाले आते हैं जी, जिसमें रासायनिक होते हैं, जिसमें कीटनाशक होते हैं, जिसमें जो सारा जो उद्योगों का जो अपशिष्ट होता है वो इसके अंदर, नदियों के अंदर जो बहाया जाता है, और वही जो नदी का जो शुद्ध जल था वो एकदम प्रभावित हो जाता है। बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में अति दोहन, यानी कि जल की अति दोहन से एक संख्या, या फिर आर्सेनिक, तथा राजस्थान एवं महाराष्ट्र में फ्लोराइड के संकेंद्रण में
वर्दी हुई है, यानी कि जो भूमिगत जल है उसी के अंदर जो फ्लोराइड, और बिहार और पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र है उसके अंदर आर्सेनिक की वृद्धि हुई है। और उसी के साथ सीवरेज सीवेज एवं जल मल एवं भारत के अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में तरातलीय जल दुष्प्रभावित हुए हैं। और भारत की अधिकतर नदियां आज दूषित हो गई है, और अनेक छोटी नदियां अत्यंत विषैली हो गई है। जैसे कि अपन यमुना नदी देखेंगे, गंगा नदी देखेंगे, इतना उसके अंदर दूषित पानी मिला, दूषित जो प्रदूषण मिलाया जाता है उससे इतनी वो प्रदूषित नदियां हो गई है कि अब यमुना नदी पे आप देखोगे कि बहुत एक तरह की झाग दिखते हैं, यानी कि पूरा नदी के ऊपर जैसे बादल छाया हुआ है। वो बादल नहीं है, वो एक तरह का उसके अंदर प्रदूषण इतना फैल गया है कि आप देखोगे कि वो जल कतई पीने लायक नहीं है। इस तरह से जो नदियों का जो आप प्रदूषण देखेंगे, फिर अपन आगे